इस वीडियो में हम लोग बाल विकास सीडीपी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले जुलाई के सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो प्रीवियस ईयर जो कि 2022 में 28 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बार बार रिपीट किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट अ डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब हमारे शरीर का जो विभिन्न अंग है, मतलब अलग अलग जो अंग है, उसका विकास अलग अलग भिन्न भिन्न चरणों में होता है और उसके विकास की दर भी भिन्न भिन्न होती है। तो यह कौन सा नियम का सुझाव देता है? तो हमारे पास ऑप्शन है विकास एक आयामी होता है, डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। तो इसे तो हमें देखते ही गलत कर लेना है, क्योंकि विकास की दर जो है, विकास जो है वो बहुआयामी होता है, ना कि एक आयामी होता है। मतलब विकास क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है और ये मल्टी डायरेक्शनल भी होता है, मतलब बहुदिशाई भी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है विकास एक दिशाई होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है विकास एक असतत प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर ये कंटिन्यूअस दिया होता, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि हमारे जन्म से कब्र तक होती है, या इसे हम बोल सकते हैं गर्भ से कब्र तक, मतलब फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। मतलब हम लोग जन्म से लेकर के जब तक मृत्यु हमारी होती है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मतलब विकास एक कंटिन्यूअस सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो चौथा ऑप्शन दे रहा है हमारा कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सिफालोकोडल। तो ये एकदम सही कह रहा है कि विकास की दिशा या तो अधोगामी होगी, मतलब या तो प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा, या शीर्षगामी मतलब सिफालोकोडल होगा। सिफालोकोडल का मतलब हुआ सर से पैर की तरफ, और प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब हुआ सेंटर टू पेरीफेरी, मतलब सेंटर से लेके आउटवर्ड की तरफ जाएगा, तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा। इसको और डिटेल से समझते हैं कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। यह दर्शाता है कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। इसे विकास का क्रम या विकास का दिशा सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बालकों के जन्म पूर्व जीवन पेरेंटल लाइफ में होने वाली शारीरिक वृद्धि अधोगति मतलब हेड टू फुट का अनुसरण करती है, जिसे मस्तकाधोमुखी क्रम मतलब सिफालोकॉर्डल सीक्वेंस भी कहते हैं। इस क्रम में सबसे पहले मस्तिष्क मतलब हेड रीजन मस्तिष्क का विकास होता है, फिर धड़ मतलब ट्रंक रीजन का विकास होता है, तथा अंत में पैर क्षेत्र मतलब लेग रीजन में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास क्रमानुसार होता है। इसी प्रकार से सामीप्यता की प्रवृत्ति मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी की बात कर रहा है कि इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, मतलब सेंटर टू आउटवर्ड की बात कर रहा है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा बाद में उंगलियों के संचालन में निपुण होता है। अतः धीरे धीरे विभिन्न चरणों में बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। मतलब हमसे पूछ रहा है कि प्राइमरी एजेंट कौन सा है सोशलाइजेशन का और सेकेंडरी एजेंट कौन सा है। तो कभी भी अगर प्राथमिक की बात करें, प्राइमरी की बात करें, तो हमारा परिवार होगा, और अगर सेकेंडरी की बात करें तो स्कूल मतलब विद्यालय, या नहीं तो हम मीडिया ले सकते हैं या नाइबरहुड ले सकते हैं। हालांकि नाइबरहुड मतलब आस पड़ोस भी हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन में ही आता है। तो सेकेंड ऑप्शन में दे रहा है पहले मीडिया, तो मीडिया तो कहीं भी हमारा प्राथमिक मतलब प्राइमरी नहीं हो सकता है, तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड में कह रहा है स्कूल, स्कूल भी हमारा कभी प्राइमरी नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। और फोर्थ में कह रहा है मीडिया, मतलब फर्स्ट जो है प्राइमरी की बात कर रहा है, प्राथमिक समाजीकरण की बात कर रहा है जो कि मीडिया से होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। परिवार हमारा प्राथमिक समाजीकरण होता है परिवार में, और स्कूल मतलब विद्यालय में हमारा द्वितीयक समाजीकरण या सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। इसके बारे में डिटेल कह रहा है कि परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। समाजीकरण सबसे पहले होता क्या है? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु
को सामाजिक प्राणी बनाता है। मतलब अगर हम समाज में रहना चाहते हैं तो हमें सामाजिकरण आना चाहिए। कहने का सेंस है कि किससे हम कैसे बात करेंगे, किसके साथ कैसा बिहेव करेंगे। सामाजिकरण से न केवल मानव जीवन का प्रभाव अखंड तथा सतत रहता है, बल्कि मनवोचित गुणों का विकास होता है और व्यक्ति सुसभ्य व सुसंस्कृत भी बनता है। मतलब हम सभ्य बनते हैं और वो सभ्य तभी बनते हैं जब हमें अच्छा समाज मिलता है। परिवार को बालक के समाजीकरण का प्राथमिक कारक माना जाता है, क्योंकि हम लोग परिवार से ही सब कुछ सीखते हैं। अगर घर में जिस तरह का बिहेव, पेरेंट्स अगर अच्छा बिहेव करते हैं तो बच्चे पे भी अच्छा इफेक्ट जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने ना लड़ना रहता है, ना गाली गलौज, मतलब अहिंसक व्यवहार हमें बच्चों के सामने नहीं करना होता है। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रत्येक बालक जो है वो परिवार में माता पिता, भाई बहन के साथ रहकर प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता है। और ये कहाँ सीखता है? तो परिवार में सीखता है। परिवार में रहते रहते बालक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों को भी धीरे धीरे सीख जाता है। मतलब जैसे कोई छोटा सा बच्चा जन्म लेगा तो उसे तो नहीं पता रहेगा ना कि हमारे परिवार में किस तरह का धर्म है या कैसा रीति रिवाज है, तो वो धीरे धीरे सीख जाता है। सबको देखकर हम लोग सीखते हैं। जबकि विद्यालय का स्थान परिवार तथा पड़ोस के बाद आता है। मतलब बच्चा का सबसे पहले सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है? परिवार से, और उसके बाद आस पड़ोस से शुरू होता है। मतलब नाइबरहुड की बात कर रहा है, जहाँ पर वह प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों, आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब स्कूल में हमें शिक्षा दिया जाता है जिससे हमें सामाजिक नियम और आदर्श का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉरेंज कोहलबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 year old चिल्ड्रेन मोरल डिसीजन? मतलब 7 से 8 साल का बच्चा अगर नैतिक निर्णय लेता है तो वो कोहलबर्ग के किस सिद्धांत में आता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, तो ये तो सबसे लास्ट वाला स्टेज आता है। फिर कह रहा है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, ये भी हमारा सबसे लास्ट वाला स्टेज आता है। फिर थर्ड ऑप्शन है दंड और आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, तो ये वाला हमारा स्टेज आ जाएगा जब 7 से 8 साल का बच्चा रहेगा। तो अगर कोई निर्णय लेता है तो उसे दंड और आज्ञा पालन का बात रहता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि अगर हम गलती करेंगे तो पेरेंट्स हमें मारेंगे या टीचर हमें डांटेंगे। वहीं आज्ञा पालन का ही बात रहता है कि उसे सिखाया गया होता है, नैतिक शिक्षा बच्चों को दी जाती है, बड़ों का रेस्पेक्ट करना है, ये सारा कुछ उसे बताया जाता है। फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, तो ये तो कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। इसको डिटेल में समझते हैं। कह रहा है लॉरेंज कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चे में नैतिक निर्णय लेने का आधार दंड और आज्ञा पालन है। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास की प्रथम अवस्था, जो पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, प्री कॉन्वेंशियल स्टेज की बात कर रहा है, इसके अंतर्गत ये आता है। इसमें 4 से 10 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। दंड और आज्ञा पालन, इसके बारे में कह रहा है कि यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था का प्रथम चरण है। इस अवस्था में बालक के निर्णय लेने का आधार बाह्य कार्यों पर केंद्रित होता है। बाह्य कारक का मतलब हुआ एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे उसको दंड का डर होगा, पिटाई का डर होगा या डांटने का डर होगा। इस अवस्था में छात्र सही और गलत का चयन दंड पाने का भय और पुरस्कार पाने की लालसा से करते हैं। मतलब उसे या तो दंड का भय होगा या पुरस्कार मतलब रिवार्ड पाने का लालसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? सीरिएशन इन जीन पियाजे थ्योरी रेफर्स टू, सीरिएशन की बात कर रहा है, क्रमबद्धता के बारे में पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है ऑप्शन कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल लेंथ। मतलब लेंथ या किसी एक डायमेंशन पे अगर हम वस्तु को व्यवस्थित करते हैं, मतलब उसको सीरिएट करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, तो यही ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड कह रहा है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, द एबिलिटी टू टेक द प्रेस्पेक्टिव ऑफ अदर्स। तो हमें दूसरे का प्रेस्पेक्टिव नहीं लेना है, दूसरे का परिप्रेक्ष्य नहीं लेना है। यहाँ पे क्रमबद्धता सीरिएशन की बात कर रहा है। तीसरा कह रहा है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, अ नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग। तो कहानी में जो होता है
उससे हमको क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्र करने की क्षमता, द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेज लाइक वंस स्कूल, स्कूल का मैप बनाने से भी क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं होगा। तो इसका डिटेल में कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता शब्द का प्रयोग वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देने के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। क्रमबद्धता जीन पियाजे द्वारा दी गई तीसरी अवस्था जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आता है। इसकी ये मुख्य विशेषता है जिसके अंतर्गत बालकों में वस्तुओं या चीज़ों को उसके परिमाण तथा मात्रा के आधार पर क्रम में रखने की योग्यता आ जाती है। जैसे बच्चों को विभिन्न लंबाई की छड़ देने पर उसके द्वारा छड़ों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना क्रमबद्धता को दर्शाता है। मतलब छोटा सा बच्चा अगर उसको हम रॉड्स वगैरह मतलब छड़ देते हैं तो उसको लंबाई के हिसाब से अगर वो सेरिएट करता है कि ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो वही क्या हुआ, क्रमबद्धता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? नसीमा, a 5-year-old, is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay. According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking? तो ये हमारा सेंट्रेशन की बात कर रहा है, केंद्रीयता की बात कर रहा है जो कि किसी एक चीज़ पे केंद्रित है। इसके बारे में डिटेल कह रहा है कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों उसको लगता है? तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे का कारण है केंद्रीयता, सेंट्रेशन। और ये केंद्रीयता क्या है? तो केंद्रीयता के बारे में कह रहा है कि पियाजे द्वारा दी गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज का बात कर रहा है जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, इसी की एक विशेषता है जिसमें बालक एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देते हैं। इसमें बालकों को लंबाई चौड़ाई का ज्ञान तो होता है पर वे मात्रा परिमाण के आधार पर वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। जैसे एक बच्चा, छोटा सा बच्चा रहता है, उसको बड़े गिलास में जूस पीने का जिद रहता है। और ऐसा क्यों उसको रहता है? तो उसको लगता है कि बड़े गिलास में छोटे चौड़े गिलास की तुलना में जो बड़ा वाला गिलास है उसमें ज़्यादा जल होता है, जबकि जल या जूस तो समान रहता है। तो ठीक उसी प्रकार बच्चा आकृति देखकर यह सोचता है कि सांप के रूप में चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है क्योंकि सांप का तो आकार लंबाई में ज़्यादा रहेगा, बट गोला जो रहेगा अगर गोल हम बना करके रखेंगे तो वो तो एक ही जगह सिकुड़ कर रहेगा ना, तो इसलिए उसको लगता है कि सांप जो है उसमें मिट्टी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। लेव वाइगोत्स्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ। अब ये सामाजिक विकास की बात कर रहा है और वाइगोत्स्की की बात हो रही है, तो जब ही लेव वाइगोत्स्की की बात हो तो ये सामाजिक संरचनावाद की बात होगी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होगी। इसके बारे में डिटेल कर रहा है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित है। इसमें अधिगमकर्ता जो लर्नर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो अपने सामाजिक परिवेश एवं अन्वेषण में समझ को विकसित करते हैं। बच्चे का ध्यान, अवबोध व स्मृति क्षमताएं ज्ञान के विभिन्न उपकरण जैसे संस्कृति, इतिहास, सामाजिक परिवेश, परंपरा, धर्म, भाषा आदि के अनुसार बदलती रहती है। इसमें बच्चा पहले स्वयं के स्तर पर सामाजिक वातावरण में तालमेल बैठाता है और फिर अपने अनुभवों को वैश्विक करता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद कहा जाता है क्योंकि इसमें संस्कृति को एक सामाजिक परिवेश के लिए सार्थक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? जब हम दूसरे की नीयत या दूसरे की इच्छा समझते हैं तो ये इंटरपर्सनल होता है, मतलब अंतराव्यक्तिक का बात कर रहा है। अगर हम खुद की बात करते हैं तो यह अंतर्वैयक्तिक होता, मतलब इंटरपर्सनल होता है। ठीक है, तो यहाँ खुद की बात नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे की इच्छा या नियत समझने की बात कर रहा है, तो यह अंतराव्यक्तिक बुद्धि हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल कह रहा है कि एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह अंतराव्यक्तिक बुद्धि को दर्शाता है। अंतराव्यक्तिक बुद्धि हावर्ड गार्डनर की 9 बुद्धियों में से एक है और यह इस बात को दर्शाती है कि एक व्यक्ति दूसरे को समझने और व्यवहार करने में कितना कुशल है। जैसे राजनेता, शिक्षक, चिकित्सक,
सेल्समैन, ये सब होता है जो दूसरे की भावनाओं को समझता है। जबकि अंतःवैयक्तिक बुद्धि जो होता है, इंट्रापर्सनल की बात कर रहा है, वो वैसे लोग उसमें आते हैं जो अपनी भावनात्मक स्थिति, प्रेरणाओं से अवगत होने में अच्छे होते हैं। ये दूसरों के साथ संबंधों की खोज करते हैं, दिवा स्वप्न में लीन होते हैं, कल्पनाओं में व्यक्तिगत ताकत का आकलन करते हैं। और ये कौन से होते हैं इस तरह के लोग? ये कवि जैसे लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में कौन सा कथन प्रस्तावित है? एनईपी की बात कर रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात कर रहा है। पहला कह रहा है, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। तो अगर कोई बच्चा मातृभाषा मतलब मदर टंग में अगर वो शिक्षित होता है तो वो उन्नति में बाधक तो हो नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बात नहीं कहती है, बल्कि नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि विद्यार्थी को उसके मातृभाषा में ही शिक्षण स्टार्ट करना चाहिए और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे वह नई भाषा को सीखते जाएगा। तो तीसरा कह रहा है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। तो ये ऑप्शन सही कर रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है मतलब बहुभाषी की बात कर रहा है, उसका बहुत सारा लाभ है कि हर तरह का वो चीज़ जानेगा, सीखेगा, समझेगा। फिर चौथा कह रहा है, द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करती है। मतलब अगर कोई बच्चा बाइलिंगुअल रहेगा मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ जानेगा तो उलझन पैदा करती है, ऐसा कुछ तो है नहीं, या सीखने में बाधा डालती है, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर भूमिकाएं क्या है? तो जेंडर भूमिकाएं जो है ये एक सामाजिक बात कर रहा है, तो ये अधिग्रहित व्यवहार होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जन्मजात व्यवहार नहीं होता है, मतलब अगर हम जेंडर मेल और फीमेल में अंतर कर रहे हैं मतलब जेंडर रूढ़िवाद को दर्शा रहे हैं तो ये जन्मजात है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और बायोलॉजिकल संरचना के बारे में कह रहा है, तो बायोलॉजिकल संरचना जो होता है वो सेक्स की बात कर रहा है कि मेल और फीमेल जो इंसान होगा वो बायोलॉजिकल होता है। और जेंडर भूमिकाएं जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के बारे में डिटेल कह रहा है कि जेंडर भूमिकाएं अधिग्रहित व्यवहार हैं जो समाज को सांस्कृतिक मापदंडों और परंपराओं के अनुसार एक पुरुष या महिला, लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त कार्य प्रदान करती है। ये भूमिकाएं लड़कियों को घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना, माँ के साथ घर में रहकर सिलाई कढ़ाई करने के कार्य के लिए प्रेरित करती है तथा लड़कों को वर्चस्व प्रदान करती है। ये भूमिकाएं नारी शिक्षा का भी विरोध करती है। ये समाज द्वारा दिए गए उन व्यवहार के अंतर्गत आती है जिसमें बालिकाओं का जीवन लैंगिक मतभेद के कारण दुर्गम हो जाता है। अतः जेंडर भूमिकाएं अधिग्रहित व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मतलब यह सीसीई की बात कर रहा है, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन की बात कर रहा है। तो इसका क्या उद्देश्य होता है? तो पहला कह रहा है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो हमें बच्चों के प्रदर्शन को तो तुलना नहीं करना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को हम समझेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत होगा तो पेडागोजी के अकॉर्डिंग मतलब शिक्षा शास्त्र के अकॉर्डिंग करिकुलम को हम मॉडिफाई करेंगे, मतलब पाठ्यक्रम को रूपांतरित करेंगे, मतलब उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत करना। तो छात्रों को हमें रैंक नहीं करना है, क्लासीफाई नहीं करना है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो बच्चों को हमें पास और फेल भी घोषित नहीं करना है, मतलब उस पर हमको ठप्पा नहीं लगाना है कि ये पास है या ये फेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में कह रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसके बारे में कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध करवाया जाए। तो ये तो गलत कह रहा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो सरकारी और प्राइवेट संस्थान में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और वैसे शायद इसके बारे में बताया गया है कि 10% रिजर्वेशन आरक्षण रहता है प्राइवेट स्कूल में भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए, हालांकि इसको अभी क्लियर नहीं किया गया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए। तो सबको हमें समान विद्यालय में एक समान शिक्षा देना है, समावेशी शिक्षा का बात करना है, ना कि विशेष विद्यालय में ले जाना है। तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। सिर्फ अंग्रेजी भाषा या सिर्फ हम हिंदी भाषा पढ़ाएंगे तो बच्चों को हम सही ढंग से विकसित नहीं कर सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
फोर्थ कह रहा है कि योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि हमें उसकी एबिलिटी पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सारा बच्चा हर एक चीज़ करने में एबल है, तो उसके योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा हमें उपलब्ध कराना है, मतलब उसको क्वालिटी एजुकेशन हमें देना है, अच्छी शिक्षा हमें देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है कि पेडागोजी के अकॉर्डिंग, मतलब अगर हम बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं तो पाठ्य सामग्री का अलग अलग तरह से तरीका हम उसका अपनाएंगे, शिक्षण का अलग अलग तरीका अपनाएंगे। तो इस कथन का रीजन हमको कह रहा है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो ये भी सही कह रहा है कि अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार हमें उसके अनुकूल अपने शिक्षा शास्त्र को बनाना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक। इस तरह का क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कथन और तर्क वाला, बट इस तरह के क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये भी सामान्य नॉर्मल क्वेश्चन के जैसे ही रहता है, बट इसमें एक कथन दे देता है और एक उसका कारण या तर्क देता है। तो अच्छे से उसको पढ़िएगा, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उससे ये इजी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? तो उसको लिखने में कठिनाई है, और लिखने में जो कठिनाई होती है उसको डिस्ग्राफिया मतलब आलेख वैफल्य कहा जाता है। वहीं अगर उसको पढ़ने में कठिनाई होती, मतलब अगर वो एस को डब्लू पर सौ को वाज पढ़ लेता, मतलब सौ को अगर वाज पढ़ लेता है, उल्टा पुल्टा पढ़ लेता है, या डब्लू और एम में उसको अंतर नहीं पता चलता है, तो वो डिस्लेक्सिया होता, पठन वैफल्य होता। बट यहाँ पे लिखने की बात कर रहा है, लिखने में कठिनाई है, इसलिए ये डिस्ग्राफिया हो जाएगा, मतलब इसका लिखावट आप ठीक ढंग से पढ़ भी नहीं पाएंगे। और वहीं डिस्कैलकुलिया कौन सा होगा? गणन वैफल्य, जो उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती तब ये डिस्कैलकुलिया होता। और एक एडीएचडी का बात कर रहा है, ध्यान एवं अति सक्रियता विकार की बात कर रहा है। तो इसमें बच्चा ठीक ढंग से केंद्रित नहीं रह पाता है, मतलब थोड़ा ही देर के बाद उसे बोरिंग फील होने लगता है, ना वो ठीक से पढ़ पाता है, ना वो एक जगह ठीक से बैठ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग पहला अपसारी चिंतन, मतलब इसमें बच्चा एक ही चीज़ का, मतलब एक ही क्वेश्चन का अलग अलग तरह से आंसर देना चाहेगा, तो यह अपसारी चिंतन होता है। इसके बारे में डिटेल कह रहा है कि अपसारी चिंतन सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वह व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है, तो उस चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन सृजनात्मक बच्चों में पाया जाता है, मतलब ये क्रिएटिव चिल्ड्रेन या गिफ्टेड चिल्ड्रेन की बात कर रहा है। जैसे जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है कि यदि तुम्हारे पंख होते तो तुम क्या करते, तो इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में बालक इसके बारे में कल्पना करेगा और अपने विचार प्रस्तुत करेगा, क्योंकि इसका तो सही आंसर कुछ नहीं हो सकता है ना। सारा स्टूडेंट अलग अलग तरीके से आंसर देगा, कोई कहेगा हम उड़ते, कोई कहेगा हम एरोप्लेन से रेस लगाते। लोगों का तो अपना अपना सोच है ना, सारे बच्चे अलग अलग ढंग से सोचेंगे, अलग अलग ढंग से आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 या 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति कहलाती है। जैसे आप लोग भी या हम लोग भी अगर फ़ोन नंबर याद किए थे, 2-2 या 3-3 के खंड में उसको याद किए हुए थे, ये क्या कहलाता है? ये चंकिंग, मतलब ये खंडीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि हमें ज्ञान का अर्जन करना है, कौशल का अर्जन करना है, मतलब स्किल्स और नॉलेज को सीखना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी आगे का ऑप्शन देखते हैं। दूसरा कह रहा है विषय वस्तु को रटना, तो हमें रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है, रटना नहीं है। तीसरा कह रहा है दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, मतलब दूसरे को हमें बस एकदम निष्क्रिय मतलब पैसिव होकर के एकदम चुपचाप से बैठ करके दूसरे को अनुकरण करना है, मतलब दूसरे को इमिटेट करना है। तो इससे भी हम कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि दूसरा जो गलत काम भी करेगा तो वही हम सीखेंगे ना। तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। चौथा कह रहा है उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स थ्रू रिस्पॉन्स एसोसिएशन स्टिमुल, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं उसमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। मतलब अगर विद्यार्थी सफल होता है तो उसमें आंतरिक कारण मतलब वो इंटरनल फैक्टर को बोलेगा कि हम खुद से ही ऐसा किए हैं, तो इस तरह का बात कौन बोलेगा? तो वो प्राइड मतलब वो गर्व की बात, शर्म की तो बात है नहीं ना, क्योंकि इंटरनल मोटिवेटेड होना शर्म की तो बात नहीं कर रहा है, गुस्सा का भी यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी इनकरेज्ड। मतलब मल्टी सेंसरी अप्रोच की बात कर रहा है, बहुसंवेदीय उपागम की बात कर रहा है कि इसको हमें क्यों इनकरेज करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हमारे पास दे रहा है कि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है कि अधिगम को और यह अच्छा बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा सही हो जाए। फिर भी आगे का ऑप्शन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है। तो हमें किसी बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका न देना है और ना ही कोई हमारा पेडागोजी इस तरह का मौका देता है। तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है यह अध्यापक के निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। तो हमें टीचर का समय बचाकर कुछ नहीं करना है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। मतलब तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नोट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। तो पहला कह रहा है कि एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब बच्चा में अगर भ्रांति है, मतलब बच्चा में अगर मिसकॉन्सेप्शन हो गया हुआ है तो उसे हमें हतोत्साहित मतलब डिस्करेज करना है। तो यही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें उसे डिस्करेज नहीं करना है, क्योंकि भ्रांति अगर बच्चा में होगा, मिसकॉन्सेप्शन होगा, तभी वो अच्छे से सीख पाए। तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन गलत हो रहा है। वैसे हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें। दूसरा कह रहा है कि बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। तो ये तो सही कह रहा है कि जो छोटा बच्चा रहेगा या वयस्क मतलब बड़ा रहेगा, उसमें वैकल्पिक संकल्पना या भ्रांति तो होगा ही होगा ना, तो ये तो स्वाभाविक है। आगे कह रहा है कि एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। तो ये भी एकदम सही कह रहा है कि भ्रांतियां जो है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती। चौथा कह रहा है कि वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होते, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाता है। तो ये भी सही कह रहा है कि बच्चा अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक समझ को बताता है, चाहे वो भ्रांति ही क्यों ना हो, मिसकॉन्सेप्शन ही क्यों ना हो। तो ये भी ऑप्शन सही कह रहा है। तो हमसे गलत वाला पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत था, और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? तो पहला कह रहा है मानवतावादी। तो ये मानवतावादी का बात नहीं हो रहा है, बल्कि व्यवहारात्मक का बात हो रहा है, बिहेवियर की बात हो रहा है। इसके बारे में कह रहा है कि अधिगम का व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है, जबकि मानवतावादी संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय भूमिका निभाते हैं? मतलब ये मेक बिलीव प्ले की बात कर रहा है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात कर रहा है, जो कि 2 से 6 वर्ष का होता है। इसमें बच्चे जैसे डॉक्टर या गुड्डा गुड़िया का खेल खेलता है, उसमें कोई एक बच्चा रहता है जो डॉक्टर बन जाता है, दूसरा पेशेंट बन जाता है। तो इस तरह का जो खेल होता है इसी को मेक बिलीव प्ले कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन से बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक संस्था है? मतलब सेकेंडरी एजेंसी का बात कर रहा है। तो परिवार हमारा प्राइमरी होता है, तो परिवार तो नहीं होगा। मीडिया जो है वो सेकेंडरी होता है। रीजनल इंस्टीट्यूशन मतलब धार्मिक संस्था जो है वह भी सेकेंडरी होता है। विद्यालय भी सेकेंडरी होता है। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ किस में दिया है? बी में दिया है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि को यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाता है?
तो ये सकर्मक अनुमान का बात कर रहा है, ट्रांजिटिव थॉट का बात कर रहा है। सीरिएशन और कंजर्वेशन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, क्रमबद्धता या संरक्षण की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहा है, इसमें बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। तो जब यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है मतलब ये रिवर्सिबिलिटी परिवर्तन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चरण लॉरेंज कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो पहला कह रहा है कॉन्वेंशियल स्टेज, तो ये तो शामिल है क्योंकि हम अनकॉन्वेंशियल स्टेज जो है ये शामिल नहीं है। पोस्ट कॉन्वेंशियल स्टेज जो है उत्तर पारंपरिक चरण ये शामिल है। पूर्व पारंपरिक चरण प्री कॉन्वेंशियल स्टेज भी शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो पहला कह रहा है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। तो ये तो सही कह रहा है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट पे हम शिक्षण अधिगम करेंगे, ये सही बात कह रहा है। हमसे पूछ रहा है किससे बचना चाहिए, मतलब ये नॉट वाला क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, तो ये भी सही कह रहा है कि अधिगम प्रयास का हम लोग गहन अवलोकन करेंगे। तीसरा कह रहा है अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, मतलब स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा ही नहीं है, मतलब नॉट वाला क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि किसके प्रयोग से बचना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि आवश्यकता के अनुसार पार का प्रयोग, स्कैफोल्डिंग की बात कर रहा है, तो ये तो ठीक ही कह रहा है ना कि बच्चा को अगर जरूरत होगा तो इसे हम टेम्परेरी हेल्प देंगे, उसी को तो पार या ढांचा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लेव वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो विद्यार्थी में अगर वो अधिगम को सुसाध्य करना चाहता है तो ये पीयर कोलैबोरेशन होता है, सहकर्मी सहयोगिता होता है कि बच्चा अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में इंटरेक्ट करके सीखेगा तो वो ज़्यादा अच्छा सीख पाएगा। रटकर याद करने की तो बात ही नहीं है, तो ये सारा ऑप्शन या गैर संदर्भित कह रहा है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम की बात करें तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए, मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए या कैसा विश्वास रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि हमेशा कठोर नियंत्रण में रहें और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए। तो टीचर को हिटलर तो है नहीं कि सिर्फ निर्देश देगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, केवल लगा दिया, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ कक्षा में ही सारा कुछ सीखता है, घर में भी तो बच्चा सीखता है, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाए। थर्ड कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, तो ये ठीक कह रहा है कि बच्चा जो है अगर क्लास में आता है तो अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग वो अनुभव लेकर के आता है, तो ये सही ऑप्शन है। फिर भी फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी केवल दिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखता है। दिल नहीं है, ये ड्रिल का बात कर रहा है, मतलब सिर्फ याद करके वो सीखता है, तो ऐसा नहीं। ड्रिल और प्रैक्टिस तो हमारा सबसे गलत तरीका होता है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो ये हार्वर्ड गार्डनर है जो 8 प्रकार की बुद्धि का प्रतिपादन किए थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इनके थ्योरी का नाम है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मतलब ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हुए थे, मल्टीपल इंटेलिजेंस का ये बात की है। नेक्स्ट कह रहा है खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है। और क्यों ऐसा वो बोला? क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये जेंडर स्टेरियोटाइप का उदाहरण है, जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है कि टीचर अगर बच्चों को 2 महीना या 3 महीना पे कुछ चीज़ लिखने के लिए बोलता है, मतलब वो क्लास में बार बार वो टेस्ट टाइप का ले रहा है ना कि बच्चा को याद है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर उसको हम ठीक करेंगे, तो ये फॉर्मेटिव होता है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला कह रहा है वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए, मतलब वो मदर टंग को कह रहा है कि डिस्करेज करना है, तो ये तो गलत कह रहा है ना। दूसरा कह रहा है कि ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकारना चाहिए। अब सिर्फ जो विद्यार्थी बोल रहा है उसकी भाषा को ही सिर्फ स्वीकारने से तो नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया।
तीसरा कह रहा है कि भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। तो ये ठीक कह रहा है कि विद्यार्थी जिस लैंग्वेज में समझ रहा है, चाहे वो हिंदी समझ रहा है या इंग्लिश समझ रहा है या अपना उसका जो मातृभाषा है, जो भी भाषा वो समझ रहा है, उसके इस्तेमाल को उसको अनुमति मिलनी चाहिए। तो ये एकदम सही कह रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो। फोर्थ कह रहा है कि एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। तो ये भी गलत कह रहा है कि अंग्रेजी को छोड़कर मतलब दूसरा भाषा जो अगर कोई यूज़ करेगा उसको हम उपेक्षा करेंगे, मतलब उसको डिस्करेज करेंगे, ऐसा तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को डैश मतलब शिक्षा को कैसा बनाना चाहिए, एनईपी क्या कह रहा है। तो पहला कह रहा है ऑप्शन केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। ऑनली लगा दिया, केवल लगा दिया, मतलब सिर्फ जो पहले से निर्धारित विषय वस्तु उस पर केंद्रित रहना चाहिए, तो ये तो गलत कह रहा है ना। दूसरा कह रहा है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, तो ये ठीक कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हमें फोकस करना है। तीसरा कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है लर्नर के बीच, तो ये भी थर्ड ऑप्शन हमारा सही कह रहा है। फोर्थ कह रहा है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित शिक्षा होनी चाहिए, मतलब ये डिस्कवरी लर्निंग की बात कर रहा है, तो ये भी फोर्थ ऑप्शन सही कह रहा है, मतलब सेकेंड थर्ड और फोर्थ यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे सेकेंड थर्ड और फोर्थ किसी में ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो भी लोग लगाए थे उन सबका सही माना गया था। सीबीएसई वालों ने सारे ऑप्शन को सही माना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है, शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या है। मतलब अगर टीचर का जो अपना फेवरेट स्टूडेंट है उसी से सिर्फ वो आंसर पूछ रही है, तो वो क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, मतलब पाठ्यक्रम अगर पूरा करते हैं उसके लिए अच्छा चीज़ है, तो ये तो गलत हो गया ना। पाठ्यक्रम सिर्फ उसी बच्चे से हमें नहीं ना पूरा करना है जो हमारा फेवरेट है, हमें तो सबको एक समान लेके चलना है। दूसरा कह रहा है कि यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों की पहचानने का अच्छा कौशल है। हमें बच्चा को श्रेष्ठ नहीं समझना है, मतलब कोई पार्टिकुलर बच्चा हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सारा बच्चा हमारे लिए एक समान। तो सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, तो ये ठीक कह रहा है कि अगर वो कुछ बच्चों से उत्तर पूछ रही है तो ये तो समान अवसर सबको नहीं ना मिल रहा है, तो यही वंचित करता है, और ये यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए यही सही सटीक आंसर जा। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा, मतलब सारे बच्चे सम्मिलित होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, सारे स्टूडेंट इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। तो यहाँ पे इक्वल कहाँ हो रहा है, कोई आप पार्टिकुलर स्टूडेंट से कुछ पूछ रहे हैं तो यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन तो हो नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। गुणज वैफल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में क्या महत्वपूर्ण है, मतलब जिसको डिस्कैलकुलिया है, मतलब जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो पहला कह रहा है कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना, तो समय बाध्यता निश्चित करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना कि इतने ही देर में तुमको ये काम करके देना। अब उसको बेचारे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको टाइम एक्स्ट्रा चाहिए ना। तो दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन मतलब कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रायोज्यता उपलब्ध करवाना चाहिए। तो ये ठीक कह रहा है कि अगर बच्चा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो उसको एक कैलकुलेटर दे दीजिए कि अच्छा से वो जल्दी से कैलकुलेट कर ले, ठीक ही तो कह रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हाँ सही हो जाएगा। वैसे पेडागोजी में बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ मतलब ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ दें। तो ये अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ने की तो बात ही नहीं हो रही, बेचारे को ऑलरेडी प्रॉब्लम है और आप एक्स्ट्रा विषय वस्तु जोड़ रहे हैं, तो ये भी तो गलत हो जाएगा ना। चौथा कह रहा है विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना, मतलब सिर्फ हमको स्टैंडर्डाइज्ड वे का बात कर रहा है, तो ये तो और गलत तरीका हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। नहीं वाला क्वेश्चन है, मतलब जिसको दिख नहीं रहा अच्छे ढंग से उसके लिए कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। तो पहला कह रहा है स्पर्शिक ग्लोब मतलब टेक्टाइल ग्लोब का बात कर रहा है, तो उसको देखने में समस्या है तो स्पर्श करके सीखेगा, तो ये तो एकदम ठीक कह रहा है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गलत वाला पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें मतलब बुक्स विथ स्मॉल प्रिंट, अब बच्चा को दिख नहीं रहा है और छोटा छोटा अक्षर उसको आप दे रहे हैं, मतलब ये तो जले पे नमक छिड़क रहे हैं ना। तो ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गलत है और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि पूछा ही नहीं है।
तीसरा कह रहा है दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, मतलब स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। तो ये तो ठीक कह रहा है ना, एक सॉफ्टवेयर आता है जो अगर बच्चा देख नहीं रहा है तो उसको टच करके अच्छे से वो समझ लेगा। और ब्रेल लिपि, तो ब्रेल लिपि तो एकदम अच्छा है, जो दृष्टिबाधित होता है वो तो ब्रेल लिपि से ही सीखते हैं ना, तो उस तरह की पुस्तक अगर आप दे रहे हैं तो अच्छा आप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। मतलब जो लिखा हुआ है टेक्स्ट मटेरियल उसके साथ हमको ऑडियो बुक्स भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तो ये तो ठीक कह रहा है, तो कथन हमारा एकदम सही है। इसका रीजन कह रहा है कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई लर्निंग डिसऑर्डर है, तो वो इससे समझ लेगा। मतलब अगर किसी को देखने में समस्या है तो ऑडियो बुक्स रहेगा तो अच्छे से समझ लेगा, और अगर सुनने में समस्या है तो टेक्स्ट मटेरियल रहेगा तो अच्छे से वो देखकर सीख लेगा। तो ये कथन जो हमारा कह रहा है उसका ये एकदम सही रीजन दे रहा है। मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सृजनात्मक बालक में निम्न में कौन से गुण मौजूद होंगे। तो जो सृजनात्मक होगा, जो क्रिएटिव होगा, उसमें सबसे पहले अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा कह रहा है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि मतलब एक किसी चीज़ का बस एक ही सॉल्यूशन ढूंढना, ये होता है हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा कह रहा है अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो ये तो सही कह रहा है कि वो अमूर्त चिंतन करेगा जो क्रिएटिव स्टूडेंट होगा। चौथा कह रहा है कि नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोवेल प्रोडक्ट्स, तो ये भी सही कह रहा है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस में दिया है, सी में दिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा।